मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम एमए के अंतर्गत आप सभी के सामने इतिहास लेखन, जो कि हमारा एक पेपर है, उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इतिहास लेखन। हालांकि जो आपका पेपर है उसमें अब जो है अनुसंधान को भी शामिल किया गया है। तो इतिहास लेखन सबसे पहले हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि हमारी परीक्षा जो है वो बेहद नजदीक है। उस परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारा इससे संबंधित जो भी टॉपिक है उसको हम सूक्ष्म रूप से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का काम करेंगे। उन सभी टॉपिक्स को आप भली भांति पढ़िएगा, अच्छे से तैयार करिएगा और उससे संबंधित जो मैटर है उसको और विस्तार पूर्वक वहां पर अपनी परीक्षा की कॉपी में लिखने का काम करिएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि इतिहास लेखन में जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा टॉपिक है, हमने आपके सामने इससे संबंधित जो भी सिलेबस है उसकी चर्चा इसके पहले की वीडियो में कर रखा हुआ है। आप वहां से सिलेबस देख लीजिएगा और जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को हम विस्तार से या पूरे सिलेबस को 4-5 क्लासों में कवर करने का काम करेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है, क्या है? पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, क्या है? अगर नहीं पढ़ा है उसको एक बार देख लीजिएगा। इतिहास का अर्थ क्या है? इतिहास का अर्थ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी हम कोई नया विषय पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले ये जानने का काम करते हैं कि आखिरकार हम जो कुछ भी पढ़ने चल रहे हैं, जिस किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करने चल रहे हैं, उसका जो अर्थ है वो क्या है। तो हाँ, आपने पढ़ा भी होगा इसके पहले की भी क्लासेस में कि जो इतिहास है वो कुल मिलाकर 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इतिधन, हाधन, आस। क्या है? इतिधन, हाधन, आस। मतलब कि हम जिसके बारे में निश्चित रूप से कह पाए। ठीक है, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। मतलब हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि जिस किसी भी घटना विशेष के बारे में हम निश्चित रूप से कह पाए, वही क्या है? इतिहास है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है कि अब ऐसा थोड़ी ना है कि जो भी घटना हो रही है, जो भी घटना घटित हो रही है वो सभी इतिहास हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि सपोज करो कि कल किसी व्यक्ति की किसी से लड़ाई होती है, तो अब लड़ाई क्या हो गई, वो भी किसी गांव विशेष के लिए एक विशेष घटना हो सकती है, लेकिन घटना वो जो समाज में एक विशेष स्थान रखती हो। अब किसी की लड़ाई किसी से हुई, वो घटना भी विशेष हो गई और हमको वो निश्चित जानकारी भी प्रदान कर रही है, लेकिन क्या वो इतिहास की श्रेणी में आएगा? वो इतिहास की श्रेणी में नहीं आएगा। इतिहास श्रेणी में कौन सी घटना आएगी? जो समाज को बदलने का काम करती हो, जो समाज में एक नया स्थान रखती हो, जो समाज को परिवर्तन करने का काम करती हो। हालांकि वो परिवर्तन निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो उन्हीं सब घटनाओं को इतिहास में स्थान दिया जाता है, जिसका सामाजिक रूप से विशेष महत्व होता है। तो अब इसमें क्या है? इतिहास वही कहलाएगा जिसके बारे में निश्चित रूप से जानकारी हमको प्राप्त हो, वही क्या है? इतिहास है। अब अगला हम देखते हैं, अगला जो इसमें दिया गया है आप में वो है इतिहास की परिभाषा। क्या है? इतिहास की परिभाषा से हम क्या समझते हैं? जो भी हमारा विषय है, जो भी विषय वस्तु है, उसको हम भली भांति समझने का काम करते हैं। कैसे? वो परिभाषाओं के माध्यम से जानने का काम करते हैं। परिभाषा में हम क्या देखेंगे? जो इतिहासकार रहे हैं उनका इतिहास को देखने का जो विशेष दृष्टिकोण रहा है वो कैसा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपके सामने 2-3 इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों के द्वारा दिए गए विचार को यहाँ पर देखने का काम करेंगे। तो देखेंगे कि कौन कौन से वो इतिहासकार हैं जो इसके बारे में हमको जानकारी प्रदान करते हैं। तो एक इतिहासकार है E.H. कार। क्या है? E.H. कार। E.H. कार ने क्या कहा है कि इतिहास आप भी लिखते रहिएगा, ठीक है, ताकि समय लॉस ना हो। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु है। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु है। अब
सेतु का मतलब क्या होता है? पुल, ब्रिज। जैसे मान लो कि अगर हमको दो नदियों को एक नदी है और उसको इस छोर से उस छोर जाना है, तो कौन पहुंचाता है? जो ब्रिज होता है, जो पुल होता है, जो सेतु होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं? इतिहास अतीत मतलब जो बीत चुका है, और जो वर्तमान मतलब कि जो बीत चुका है और जो वर्तमान में जहां हम खड़े हैं, इन दोनों की कड़ियों को जो जोड़ने का काम करता है वो क्या है? इतिहास। सपोज करिए कि हम वर्तमान में खड़े हैं और अपनी सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करिए, कोई भी इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो कौन बताने का काम कर रहा है? वो जो इतिहास है वो हमको उस अतीत में ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी ब्रिज, इसी सेतु के माध्यम से हम कहां पहुंच पाते हैं? अपने अतीत के घटनाक्रम में पहुंचने का काम करते हैं। तो क्या है? इतिहास के माध्यम से ही हम अतीत और वर्तमान को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये कथन किसका है? E.H. कार का है। ठीक है, आप यहाँ पे याद भी कर सकते हो कि कार कहाँ चलती है? रोड पे चलती है। रोड मतलब कार कहाँ चलेगी? पुल पे चलेगी। तो पुल का मतलब क्या हो जाएगा? सेतु। तो आप ऐसे याद भी कर सकते हो। E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच क्या है? एक सेतु है। और आगे देखते हैं और कौन है, कौन इतिहासकार है? एक इतिहासकार है हेनरी पीरेन। कौन है? हेनरी पीरेन। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले, इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। मतलब इतिहास समाज में रहने वाले, जो भी समाज में रह रहे हैं, वो जो मनुष्य यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि समाज का मतलब क्या होता है कि जहां व्यक्ति आपस में अंतःकरण मतलब कि आपस में अंतर संबंध स्थापित कर पाने में सक्षम हो रहा है, वो क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। तो इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं मतलब जो भी समाज में रह रहे हैं उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और जो उपलब्धियां अर्जित की जा रही हैं, वही क्या है? वही क्या है? इतिहास है। ठीक है, इस परिभाषा को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको एग्जाम में अपने लिखने का काम करिएगा। और क्या है? एक है कॉलिंगवुड। कौन है? कॉलिंगवुड। इन्होंने क्या कहा है कि सभी इतिहास विचारों का इतिहास है। क्या है? सभी इतिहास विचारों का इतिहास है। ठीक है, मतलब क्या है कि हम जो कुछ भी इतिहास लिखने का काम करते हैं वो हमारे दिमाग के द्वारा सोचे गए बिंदुओं, हमारे दिमाग के द्वारा सोचा जाता है, तब जाके हम उस घटना को प्रस्तुत कर पाते हैं। जैसे मान लो कोई भी घटना घटित हुई है, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पर कोई भी युद्ध हुआ है। ठीक, अब इस युद्ध का वर्णन तो मान लो अतीत में हो चुका है। अब क्या करता है, जब इतिहासकार इस घटनाक्रम को पढ़ता है, जानता है, समझता है, तो उसको ऐतिहासिक मानदंडों पर इसकी व्याख्या करने का काम करता है। तो व्याख्या कैसे करता है? अपने विचारों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से ही उस घटनाक्रम का उल्लेख करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं सभी इतिहास क्या है? विचारों का इतिहास है। और हम देख सकते हैं एक है जेबी ब्यूरी। कौन है? जेबी ब्यूरी। ये क्या बताते हैं कि इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, मतलब इन्होंने इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखने का काम किया है। विज्ञान का मतलब क्या है कि जो नियम और सिद्धांत पर आधारित हो वही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो इनका मानना है कि इतिहास जो है वो विज्ञान की श्रेणी में भी जाने का काम करता है। बस ये है कि ना बहुत अत्यधिक विज्ञान में पहुंच गया है और ना ही हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की श्रेणी में है ही नहीं। तो इतिहास विज्ञान है, ना कम ना ज्यादा।
तो ये आपके सामने हुआ इतिहास का अर्थ, मतलब कि जिस घटना विशेष के बारे में हम कह सके ये निश्चित रूप से हुआ है वही क्या है, इतिहास है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, 3-4 परिभाषाएं हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने एग्जाम में वहां पर लिखने का काम करिएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चलते हैं हम इस अगले टॉपिक की ओर। देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है इतिहास में व्यक्तिपरकता एवं वस्तुनिष्ठा। थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये सब विषय हैं, ये सब जो टॉपिक आ रहे हैं आपके सामने, ये थोड़े नए हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा धीरज रखिएगा, धैर्य रखिएगा और इनको थोड़ा सा गंभीरता से समझने का काम करिएगा। अगर वाकई आप इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, इतिहास को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, मतलब इस विषय को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो इसमें शब्दावलियां आ रही हैं इनको आप जीवन भर के लिए याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी चर्चा किया था सिलेबस डिस्कशन में भी कि जो वस्तुनिष्ठा होती है वो इतिहास लेखन में बहुत काम आती है। और मैंने दो शब्दों की चर्चा किया था, एक था व्यक्तिपरकता और एक था वस्तुनिष्ठा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दोनों की बात मैंने वहां पे कर रखी थी आपसे। तो यहाँ पे और थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं व्यक्तिपरकता क्या होती है और वस्तुनिष्ठा क्या होती है। जैसे मैंने आपको एक छोटे से उदाहरण से वहां पर समझाने का काम किया था कि जब हम किसी भी विषय के बारे में एकदम कंफर्म जानकारी, कंफर्म का मतलब है सर्वमान्य जानकारी प्रस्तुत करते हैं तो वो कहलाता है वस्तुनिष्ठ। और हम जब किसी भी घटना विशेष के बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं तो या भिन्न भिन्न प्रकार के मत प्रस्तुत करते हैं तो वो कहा हो जाता है व्यक्तिपरकता की श्रेणी में आ जाता है। जैसे मान लो कि अगर आपसे कोई पूछे कि सपोज करो यही है, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ, ठीक है, अकबर का राज्यारोहण कब हुआ। तो अब क्या है, इसके विषय में एक सर्वमान्य जानकारी है कि उसका राज्यारोहण जो हुआ वो 1556 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब आपसे यही प्रश्न किया जाए कि अकबर के राज्यारोहण, अकबर के शासन की सफलता के क्या कारण थे। अब देखो, अब ये जो विषय बन जाता है, इस पे जो भी इतिहासकार होगा या जो भी व्यक्ति होगा वो इसको अपने हिसाब से, अपने मत के अनुसार, कोई कहेगा कि हाँ इसमें ये कारण था, कोई कहेगा कि नहीं ये नहीं दूसरा कारण था, वो भिन्न भिन्न प्रकार के कारण को शामिल करते हुए इसके शासनकाल के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने का काम करिएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें व्यक्तिपरकता शामिल हो जा रही है, मतलब कि व्यक्ति विशेष का मत यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या है, व्यक्ति निष्ठा शामिल हो जा रही है। व्यक्ति निष्ठा मतलब कि ऐसी धारणा, ऐसे सिद्धांत, यहां पे कहते हैं ऐसे नियम या सिद्धांत, ऐसे नियम या सिद्धांत जो सर्वमान्य हो, जो सभी को मान्य हो, जो सर्वमान्य हो। जैसे मान लो कि अब जो भी जानकारी यहाँ पे वस्तुनिष्ठ होगी वो सभी को मान्य। जैसे विज्ञान में हम क्या देखते हैं कि अगर पानी का स्रोत H2 है तो H2O के मिलने पर ही क्या बनेगा, उसके मिलने पर ही पानी बनेगा। अगर इसमें से किसी भी प्रकार का हम परिवर्तन करेंगे तो पानी नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है, सर्वमान्य सिद्धांत है, H2O के मिलने से पानी का निर्माण होता है। तो यहाँ भी क्या है कि अगर हम वस्तुनिष्ठता रखेंगे इतिहास में तो एक हमको सटीक जानकारी या एक अच्छा इतिहास देखने को मिलेगा। इसीलिए आपसे पहले भी चर्चा की गई थी कि इतिहास अगर वस्तुनिष्ठ होगा, जो सर्वमान्य होगा, वही क्या होगा, एक अच्छा इतिहास कहलाएगा। अच्छा इतिहास का मतलब है कि वो इतिहास की श्रेणी में तभी वो अपना स्थान रख पाने में सक्षम हो पाएगा।
तो व्यक्तपरकता का मतलब क्या हुआ कि जहां व्यक्ति अपनी विचारधारा प्रस्तुत कर सके वो कहलाएगा व्यक्तपरकता और दूसरा कहलाएगा वस्तुनिष्ठता, जहां पर अपनी धारणा को ना प्रस्तुत की जा सके, व्यक्ति अपने विचार को ना शामिल कर सके, वो कहलाता है वस्तुनिष्ठा। इसको हम एक उदाहरण से और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो कि अब हम देखते हैं एक शासक हुआ हमारा फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और उसके दरबार में एक लेखक हुआ जिसका नाम था जियाउद्दीन बरनी। क्या नाम था? जियाउद्दीन बरनी। अब बरनी कहता है कि जो फिरोज शाह तुगलक था वो एक धर्म सहिष्णु शासक था, जबकि हमको विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है कि जो फिरोज शाह तुगलक था वो कैसे शासक था? धार्मिक रूप से एक असहिष्णु शासक था। तो अब क्या हुआ कि जियाउद्दीन ने जो इतिहास को प्रस्तुत करने का काम किया वो क्या हो गया था? व्यक्तिपरक हो गया था। क्या हो गया था? व्यक्तिपरक। जबकि इतिहास को क्या होना चाहिए था? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ का मतलब जो जैसे हुआ, जिस रूप में जो घटनाएं घटित हुई उसी रूप में प्रस्तुत करना। मतलब जैसा हुआ वैसा ही प्रस्तुत करना क्या हो जाता है? वस्तुनिष्ठ। लेकिन जब कोई व्यक्ति इतिहास को अपने हिसाब से प्रस्तुत करने का काम करता है तो वो क्या कहलाता है? व्यक्तिपरकता। अब आपको समझ में आ गया होगा, जब हम किसी घटना का उल्लेख अपने विशेष मत से करते हैं, उसमें किसी भी घटना में अपने विचारों को शामिल कर देते हैं, अपने मत प्रस्तुत कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिपरक इतिहास। और जब हम इतिहास को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं जिस रूप में वह घटित हुआ है तो वो कहलाता है वस्तुनिष्ठता। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी कि वस्तुनिष्ठता को ही इतिहास में महत्व दिया जाता है कि जैसे जो घटित हुआ है उसी रूप में आप उसको प्रदर्शित करने का काम करिए। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगला टॉपिक हम देखते हैं, इतिहास में कारणता या कार्य कारण संबंध। इतिहास में कार्य कारण संबंध। ठीक है, इतिहास में कार्य कारण संबंध। ठीक है, अब आप यहां पे समझने का प्रयास करिएगा कि हम ये चीज देखना क्यों चाह रहे हैं, क्यों हम कार्य कारण संबंध की बात करें। सपोज करिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि हम जो ये विषय पढ़ रहे हैं इतिहास लेखन, वो पढ़ क्यों रहे हैं? ताकि हम भी क्या बनने जा रहे हैं? एक इतिहासकार बनने की श्रेणी में शामिल होने जा रहे हैं। अब इतिहासकार बनने जा रहे हैं तो हमको भी आना चाहिए कि हम कैसे इतिहास का उल्लेख कर सके। सपोज करिए कि आपके सामने कोई घटना रखी हुई है, अब आप एक इतिहासकार बनने जा रहे हैं, इतिहासकार बन गए हैं, तो आपका यह कर्तव्य होता है कि आप उसकी व्याख्या कैसे करेंगे, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैंने आपसे कुछ तथ्य की चर्चा किया था कि जैसे मान लो कि इतिहास में निश्चितता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए, है ना, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ये सब क्या है? उसके कुछ गुण हैं जिसका शामिल होना अति आवश्यक है। उसके अलावा आपको कार्य कारण संबंध भी स्थापित करना आना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर कोई घटना घटित हुई है, सपोज करिए कि पुलिस कार्रवाई में आप देखते हैं कि किसी का मर्डर हो गया है या कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई, कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हो गई हैं, तो जो अपराधी होता है क्या वो स्वीकार कर लेता है कि मैंने ये काम किया है? नहीं करता है। तो उसका पता कौन लगाता है? पुलिस लगाएगी, या जो भी उससे अधिकारी नियुक्त हुए हैं वो उस घटना को तह तक जानने का काम करते हैं। तो वैसे ही क्या होगा? एक इतिहासकार का भी काम है कि वो घटना के तह तक जाने का प्रयास करे, जो उसको दिख रहा है उसी को सत्य न माने, उसके पीछे के क्या कारण है वहां तक जाने का प्रयास करे। सपोज करें कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ा है, अपराधी ने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया है, तो अब क्या पुलिस उसको छोड़ देगा? वो भी तो अपना काम करेगा। और वो क्या करेगा कि वो पूरे एक घटनाक्रम स्थापित करता है कि तुम वहां क्यों गए थे, कैसे गए थे, तुम्हारा वहां क्या काम था, तुम इस समय कहाँ थे, क्या नहीं थे। तो वो क्या करे? पूरा एक कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। जब दोनों में संबंध स्थापित होता है तो पता चलता है कि वो सही है या गलत है। तो वैसे यहाँ भी होता है कि अगर कोई घटना घटित हुई है उसके पीछे का क्या कारण रहा है, अगर कारण पता चल जाता है तो जाहिर सी बात है इतिहास की व्याख्या को कर पाना और ही सरल हो जाता है। ये आपको क्या है?
कार्य कारण संबंध। तो हम यहाँ से कुछ एक दो लाइन आपके लिए लिख देते हैं ताकि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो कि किसी भी घटना के घटना का उल्लेख करने से पहले, किसी भी घटना का उल्लेख करने से पहले एक इतिहासकार को घटना के पीछे के कारण को जानना भी आवश्यक हो जाता है, जिससे वह इतिहास को सही रूप से तात्पर्य है जिस रूप में घटित हुआ है उसी रूप में प्रस्तुत करें, सही रूप से प्रस्तुत कर सके। ठीक है, तो इस एक लाइन में मैंने आपको पूरी इस बात को कहने का जो इसका सार है, जो इसका निचोड़ है, उसको यहाँ पे लिखने का काम किया है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इतिहास का अन्य विषयों से संबंध, इतिहास का अन्य विषयों से क्या संबंध है। ठीक है, तो उसमें जो भी इसमें ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक विज्ञान के विषयों की बात किया है उसने, तो जो भी सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उसमें क्या स्थान है, क्या महत्व है, या उसका क्या उनसे संबंध है। तो हम यहाँ पे 3-4 विषयों की चर्चा कर लेते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इतिहास का समाज शास्त्र से संबंध, इतिहास का समाज शास्त्र से संबंध। आपको पता होगा कि समाज शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं, समाज का। समाज का मतलब कि जहां पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं, आपस में अंतर संबंधित होते हैं, वो क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। अब आप देखेंगे कि मनुष्य क्या रहता है, समाज में रहता है, और उसी समाज में क्या होता है, इतिहास का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब इतिहास का समाज शास्त्र से घनिष्ठ संबंध, अगर समाज ही नहीं होगा तो इतिहास नहीं होगा, बात समझ में ना। और इतिहास क्या करता है, उस समाज शास्त्र को व्याख्या करने का काम करता है, उस समाज शास्त्र के बारे में हमको जानकारी देने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास और समाज शास्त्र दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे की पूरकता को साबित करने का काम करते हैं, पूरकता को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन शॉर्ट में आपसे चर्चा कर रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। आगे हम देख लेते हैं इतिहास का राजनीति शास्त्र से संबंध, इतिहास का राजनीति से संबंध। राजनीति में किसकी चर्चा होती है, पहले तो सिर्फ राजा प्रजा की चर्चा होती थी, और उसी में क्या होता था, राजा के द्वारा कही गई बातों को, राजा के द्वारा दिए गए निर्णयों को, राजा के द्वारा जारी की गई राजाज्ञाओं को ही प्रमुखता प्रदान की जाती थी, और वही क्या बन जाता था इतिहास। जैसे मान लो कि अशोक ने जितने भी काम किए, जितने भी अपने शासनकाल में जितने भी उन्होंने कार्य किए हैं, उसी का उल्लेख क्या बन गया, इतिहास की श्रेणी में आ गया। लेकिन वर्तमान समय में क्या है कि जो भी राजनयिक घटनाक्रम हो रही है उसका ज्यादा विस्तार हो चुका है, और वही क्या है कि जो भी घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, जो भी चीजें घटित हो रही हैं, उसका ही उल्लेख क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, इतिहास कर रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीति शास्त्र किस पर डिपेंड है,
इतिहास पे। अगर इतिहास इसकी व्याख्या ना करे तो कहीं ना कहीं इसका जो महत्व है, इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या हो जाएंगी, सीमित हो जाएगी, या जो आज यहाँ पहुंचा है, कैसे पहुंचा है, इसके बारे में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि इतिहास और राजनीति शास्त्र एक दूसरे से रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, अगला हम देख सकते हैं इतिहास का अर्थशास्त्र से संबंध। इतिहास का अर्थशास्त्र से संबंध। अब देखिए, बिना आर्थिक गतिविधियों के कोई भी ना तो समाज जीवित रहेगा, ना राजनीति जीवित रहेगी, है ना, कुछ भी घटनाक्रम ना तो इतिहास जीवित रहेगा। इसीलिए अर्थशास्त्र का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिना आर्थिक क्रियाकलापों को हम जाने किसी भी विषय की हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो अब अर्थशास्त्र क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इतिहास की व्याख्या करने में अर्थशास्त्र की एक विशेष भूमिका होती है। बिना अर्थशास्त्र के हम इतिहास की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। अगला हम देख लेते हैं इतिहास का भूगोल से संबंध। अब देखिए, भूगोल क्या बताता है हमको, भूगोल भौगोलिक स्थिति की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, भौगोलिक स्थिति की। अब बिना भौगोलिक स्थिति का हम अध्ययन किए हुए इतिहास की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भूगोल का ज्ञान होना, भूगोल के बारे में जानकारी होना एक इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इतिहास जो है वो भूगोल पर भी आश्रित है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।